तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, प्यार क्या होता है वो रानी और ऋषु से कोई सीखे। तो वहीं जब इसका पहला पार्ट आया था तो आशिक नील को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और दूसरे आशिक और पति यानी कि ऋषभ सक्सेना को अपना हाथ। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फिर से आई हसीन दिलरुबा मूवी को। तो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम रानी को देख पाते हैं जो कि भारी बारिश में दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पर कि वो बताती है कि उसका पति जो है वो उसे मार डालेगा, इसलिए आप उसे जल्द से जल्दी बचा ले और उसे अरेस्ट भी कर ले। और ये सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि न्यूज के द्वारा बताया जाता है कि आगरा में यमुना नदी में खूनी मगरमच्छ घूम रहे हैं। और फिर कुछ पल के बाद हम अभिमन्यु नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि कंपाउंडर है और वो अपने एक मरीज का इलाज करने के लिए यहाँ पर आया था। और मालूम चलता है कि दरअसल में रानी भी इसी घर में रहती है। थोड़ी देर के बाद रानी यहाँ पर आती है और अभिमन्यु जो है वो उसे बड़े ही प्यार से देखने लगता है। अभिमन्यु जो है वो रानी को पसंद करता है। तो वही रानी जो है वो अपने ब्यूटी पार्लर में अक्सर बिजी रहती है। सीधा साधा दिखने वाला अभिमन्यु जो है वो किसी न किसी बहाने से अक्सर यहाँ पर आया करता है। तो अब रानी जो है वो अपने ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है, लेकिन उसकी फेस की कुछ डमीज जो है वो यहीं पर रह जाती हैं। तब अभिमन्यु उन्हें देने के लिए दौड़ता हुआ रानी की पार्लर में पहुंच जाता है, जहां पर कि उसकी हालत पूरी तरह से टाइट हो चुकी थी। यहाँ पर रानी उसे थैंक यू कहती है और बाद में उससे कहती है कि वो थोड़ी देर के बाद बात करेगी, क्योंकि उसे पार्लर में कुछ अर्जेंट काम है। तो अब रानी जो है वो अपने पार्लर में बिजी हो जाती है, लेकिन अभिमन्यु कहीं भी नहीं जाता, बल्कि रानी के पार्लर के बाहर ही बैठा रहता है। बारिश होने लगती है, लेकिन फिर भी वो वहीं पे बैठा रहता है। रानी जब उसे इस तरह से यहाँ पर बैठा हुआ देखती है तो वो तुरंत ही अभिमन्यु के पास जाती है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि अभिमन्यु रानी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। और यहाँ पर अभिमन्यु रानी को अपने साथ फ्राइडे के दिन मूवी देखने के लिए चलने को कहता है। रानी हाँ कह देती है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है ऋषु की, जो कि यहीं से निकल रहे होते हैं और उन्होंने अपने प्यार को बचाने के लिए अपना हाथ तक कटवा लिया था। ऋषु ने पुलिस वाले की आंखों में खुद को मरा हुआ साबित करके अपने प्यार रानी के साथ शहर से भागकर आगरा में लुका छिपी की जिंदगी जी रहा है। तो वही ऋषु और रानी हमेशा के लिए साथ होने के लिए यहाँ पर अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जिंदगी काट रहे हैं। इनकी कोशिश ये है कि वो किसी तरह से थाईलैंड भाग जाएं। इसलिए ऋषु जो है वो एक ट्रैवल एजेंट गुड्डू नाम के एक आदमी के पास जाता है। तो यहाँ पर ऋषु ने गुड्डू से जुगाड़ कर लिया था। गुड्डू कहता है कि वो 2 महीने के बाद वो दोनों ही थाईलैंड में पहुँच जाएंगे। तो वही ऋषु जिस जगह पर रहता है उस जगह की मकान मालकिन जो है वो पूनम है, और पूनम जो है वो ऋषु से प्यार करती है और बस किसी तरह से उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। इसलिए ऋषु जो है वो हमेशा पूनम से दूर रहने की कोशिश करता रहता है। जिसके अगले दिन ऋषु जो है वो रानी से मिलता है और उसे ट्रैवल एजेंट गुड्डू के बारे में बताता है कि वो 2 महीने के बाद थाईलैंड पहुंच जाएंगे। तो वही रानी अभिमन्यु के बारे में ऋषु को बताती है कि अभिमन्यु जो है वो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल है। जिसके बाद हम अभिमन्यु को देख पाते हैं। दरअसल में आज फ्राइडे का दिन था और आज अभिमन्यु रानी के साथ पिक्चर देखने के लिए जाने वाला था। वो थिएटर पहुंच जाता है और वहां के सारे टिकट भी खरीद लेता है। जिसके बाद वो यहीं पर खड़ा होकर इंतजार करने लगता है, लेकिन वहाँ पर रानी नहीं आती है। वो तो दरअसल में ऋषु के साथ रंगरलिया मना रही होती है। तो अभिमन्यु को इंतजार करते हुए काफी समय हो चुका था, 9 बज चुके थे, रानी नहीं पहुँचती है। इसलिए अभिमन्यु तुरंत ही रानी के यहाँ पर पहुँच जाता है। रानी यहाँ पर अभिमन्यु से माफी मांगती है, लेकिन अभिमन्यु कहता है कि मुझसे माफी मत मांगो, बल्कि अगले फ्राइडे फिर से उसके साथ पिक्चर देखने के लिए चल देना। जिस पर कि रानी इस बार भी हाँ कह देती है। जिसके बाद एक मार्केट में रानी और ऋषु मिलते हैं। रानी ऋषु को सब कुछ बता देती है कि आज ऐसा सब कुछ उसके साथ हुआ था, लेकिन तब जब वो बात कर रहे थे तभी यहाँ पर चोर आता है और वो रानी के पर्स को लेकर भागने लगता है। ऋषु उसका पीछा करता है, लेकिन जब बीच में उसे पुलिस दिखाई देती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। और पुलिस में यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर किशोर होते हैं। वो लोग उस चोर को पकड़ लेते हैं। बाद में वो रानी का एड्रेस पता करके रानी के यहाँ पर जाते हैं। दरअसल में उन्होंने इस चोर को पकड़ लिया था, इसलिए वो यहाँ पर रानी का पर्स वापस करने के लिए आए थे। लेकिन अब इंस्पेक्टर किशोर को शक है कि ऋषु जिंदा है और वो दोनों यहीं पर आगरा में भागकर आए हैं। जिसके बाद रानी जो है वो थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाती है, जहाँ पर कि हम ऋषु को भी देख पाते हैं और साथ ही साथ इंस्पेक्टर किशोर को भी। कहीं न कहीं ऋषु ने इंस्पेक्टर किशोर को देख लिया था, इसलिए वो यहाँ से भागकर निकलता है। उसे मालूम चल जाता है कि पुलिस वाले जो है वो रानी का पीछा कर रहे हैं और उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं।
इसलिए वो अपने मोबाइल से सिम को निकाल कर तोड़ देता है। रानी जब उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर बाद में रिशु ही रानी को कांटेक्ट करता है और उसे सब कुछ बता देता है कि पुलिस वाले जो है उसके पीछे पड़े हुए हैं और वो हर जगह पुलिस वाले फैले हुए हैं, क्योंकि पुलिस वालों को हमारे ऊपर शक हो गया है और हो सकता है कि पुलिस वाले अगले दिन तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाएं। जैसे कि ऋषु ने कहा था, पुलिस वाले यहाँ पर रानी को पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऋषु ने कहा था, पुलिस वाले यहाँ पर रानी को पुलिस स्टेशन में बुला लेते हैं, जहाँ पर कि इंस्पेक्टर किशोर जो है वो रानी से पूछताछ कर रहा था। वो रानी से कहता है कि हमने तुम्हारी कॉल हिस्ट्री को निकलवा लिया है, पता किया है कि तुम एक लड़के से काफी देर तक बात करती हो, आखिर वो कौन है। रानी बताती है कि वो उसका दोस्त है और तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक और पुलिस वाले की और उसका नाम होता है मृत्युंजय। वो रानी को बताते हैं कि इस केस को अब से वो संभालने वाले हैं और साथ में वो रानी को ये भी बताते हैं कि नील उसका भतीजा है और मैं उसका चाचा हूँ। तो वो रानी से कहते हैं कि अब इस केस को जो है वो पर्सनली हो चुका है और उसकी एक गंदी आदत है कि वो किसी भी केस के पीछे जब लग जाता है तो वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। वो बताते हैं कि ऋषु भी इसे बहुत अच्छे से जानता है, कभी पूछना उससे कि मोंटू चाचा कौन है। लेकिन फिलहाल तो मोंटू चाचा रानी से कॉल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो घंटों घंटों तक किससे बात करती रहती है और तुम जिससे बात करती है वो अक्सर ट्रैवल एजेंट के पास क्यों जाता रहता है। लेकिन रानी कहती है कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है। तब मोंटू उससे कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि ऋषु जो है वो यहीं पर है। तो मोंटू उससे कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि ऋषु जो है वो यहीं पर मौजूद है और वो जिंदा है और वो उन्हें पकड़ कर रहेंगे। तो अब रानी जिस जगह पर रहती है उस जगह के आसपास पुलिस वाले जो है वो ऋषु के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ऋषु को भी बहुत अच्छे से मालूम चल गया था कि पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं। एक दिन ऋषु देखता है कि ट्रैवल एजेंट गुड्डू को भी पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया था, जो उन्हें थाईलैंड पहुँचाने वाला था। अब पुलिस वाले ऋषु को ढूंढते हुए पूनम के यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि ऋषु की मकान मालकिन है। यहाँ पर पूनम तुरंत ही ऋषु के पास जाती है और कहती है कि पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं, जहाँ पर कि वो उससे कहती है कि पुलिस वाले तुम्हें ढूंढने के लिए आए हैं, क्या वो तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। जिस पर कि पूनम समझ जाती है कि वो कुछ छिपा रहा है, इसलिए वो पुलिस वाले के सामने जाकर कह देती है कि वो उस आदमी को नहीं जानती। तब पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। पूनम ने पुलिस वालों को शायद इसलिए कुछ नहीं बताया था क्योंकि जो पूनम चाहती थी वो शायद अब वो उसे मिल जाए। तो वही रात होते ही ऋषु जो है वो रानी के घर पर घबराता हुआ जाता है और वो रानी को बताता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। जो उन्होंने भागने का सपना देखा था, जिंदगी का जीने का सपना देखा था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। गुड्डू ट्रैवल एजेंट वाला जो है वो पकड़ा गया और मोंटू चाचा जो है वो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। वो मोंटू चाचा को बहुत अच्छे से जानता है कि वो एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो वो अच्छे से ही पड़ जाते हैं। ऋषु कहता है कि वो सरेंडर कर देगा और तभी नीचे से किसी की आवाज आती है। दरअसल में यहाँ पर अभिमन्यु होता है। तभी यहाँ पर रानी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ऋषु से कहती है कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो पुलिस वाले उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे और वो आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। तो अगले फ्राइडे अभिमन्यु और रानी फिल्म देखने के लिए जाने वाले थे। अभिमन्यु थिएटर के बाहर रानी का इंतजार कर रहा था, तो रानी यहाँ पर पहुँच जाती है। उसे देखकर अभिमन्यु खुश हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर रानी ने अभिमन्यु को शादी करने के लिए भी प्रपोज कर दिया था, जिस पर कि अभिमन्यु तो पूरी तरह से हैरान हो चुका था और दरअसल में यही उसका प्लान है कि वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर उससे शादी कर लेगी। लेकिन कहीं न कहीं ऋषि को ये चीजें बहुत ही ज्यादा खराब लगती है। उसने यहाँ पर रानी को समझाया भी था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगले 3 दिन के बाद यहाँ पर रानी और अभिमन्यु की शादी भी हो जाती है और यहाँ पर ऋषु भी मौजूद था। कहीं न कहीं उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसके आंखों के सामने ही उसकी बीवी की शादी हो रही है। अब सुहागरात वाले दिन अभिमन्यु रानी के नजदीक आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रानी तो सिर्फ और सिर्फ ऋषु से प्यार करती थी, इसलिए वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी। वो यहाँ पर अभिमन्यु को समझाती है कि उसने उसे सिर्फ शादी की है और वो अभी किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं होना चाहती है, क्योंकि वो अभी भी ऋषि को भूल नहीं पाई है। तब यहाँ पर अभिमन्यु बताता है कि बचपन में ही उसके सारे परिवार वाले लोगों की डेथ हो चुकी थी, तब से ही अभिमन्यु अकेला है। तब यहाँ पर अभिमन्यु जो है वो यहाँ पर रानी के नजदीक आने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो यहाँ पर कोई भी जिद नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि किसी न किसी दिन तो रानी भी उसके प्यार में पिघल जाएगी। और एक रात रानी जो है वो अभिमन्यु को पंडित जी की बुक के बारे में बताती है, जिनकी रानी जो है वो बहुत बड़ी फैन है। उसने दिनेश पंडित की सारी बुक पढ़ी है, लेकिन अभिमन्यु ने उसकी कोई भी बुक नहीं पढ़ी थी। यहाँ पर दूसरी तरफ पूनम जो है वो ऋषु के नजदीक आने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ पर रानी ने सब कुछ देख लिया था
जिसके बाद यहाँ पर ऋषु जो है वो दौड़ता हुआ रानी के पास आता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि पूनम जो है वो उसके पीछे पड़ी हुई है और उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर रानी जो है वो ऋषु को एक दो बात सुनाकर अपने घर पहुँच जाती है, जहाँ पर कि उसने बहुत सारी शराब पी ली थी और रात को वो नशे की हालत में अभिमन्यु को सब कुछ बता देती है। जाने अनजाने में यहाँ पर रानी ने अभिमन्यु को सब कुछ बता दिया था। जाने अनजाने में यहाँ पर रानी ने बता दिया था कि ऋषु जो है वो जिंदा है, उससे पूनम प्यार करती है और तुम्हें धोखा मिल रहा है। जब अगली सुबह होती है तो यहाँ पर अभिमन्यु रानी से ऋषु के पास कॉल करके मिलवाने का कहता है। रानी ऐसा ही करती है। तब वो लोग एक मेले में मिलते हैं, जहाँ पर के झूले पे बैठकर वो सभी लोग बात कर रहे थे। अभिमन्यु बताता है कि वो उनकी मदद करेगा और थाईलैंड जाने में वो उनकी मदद करेगा। ऋषु कहता है कि तुम्हें धोखा मिला है, उसके बावजूद तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? जिस पर कि अभिमन्यु कहता है कि किसी न किसी दिन तो रानी का तुमसे मन भर जाएगा। उसके बाद कहीं न कहीं उसे उम्मीद है कि वो उसके पास आएगी। ये बातें सुनने के बाद ऋषु को कहीं न कहीं लग चुका था कि अभिमन्यु जो है वो ठीक इंसान नहीं है, जिसके बावजूद वो उसकी मदद लेते हैं और अभिमन्यु ऋषु को क्लिनिक ले जाता है, जहाँ पर कि वो पुलिस से बच सकता था और यहाँ पर सेफली रह सकता था। वो कहता है कि 2 दिनों के बाद वो उनके पासपोर्ट और टिकट्स का इंतजाम कर देगा और वो उन्हें थाईलैंड पहुँचा देगा। और यहाँ पर अभिमन्यु की जाने के बाद पूनम आ जाती है और पूनम को यहाँ का पता लग चुका था, क्योंकि वो उसको पीछा कर रही थी। यहाँ पर ऋषु जो है वो पूनम को किस करता है और कहता है कि वो उससे 1 महीने बाद मिलेगा। ये सुनने के बाद तो पूनम खुशी खुशी यहाँ से चली गई थी। उसके जाने के तुरंत बाद ही यहाँ पर लल्लन नाम का एक आदमी आता है। वो कौन है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उसके तुरंत जाने के बाद यहाँ पर अभिमन्यु से खाना देने के लिए आता है, जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और दोनों की बातों में ऋषु को मालूम चलता है कि अभिमन्यु जो है वो रानी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसके प्यार में पागल है। और यहाँ पर अभिमन्यु बताता है कि एक जमीन के सिलसिले में उनके चाचा से लड़ाई हो चुकी थी, जिसमें उसने उसके पूरे चाचे के परिवार को खत्म कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ पर अभिमन्यु को ये बात भी मालूम चल चुकी थी कि यहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर आया है। और जब ऋषु को मालूम चलता है कि अभिमन्यु बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है, तब यहाँ पर ऋषु जो है वो अभिमन्यु के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन अभिमन्यु यहाँ पर ऋषि के ऊपर ही भारी चीज गिरा देता है और उसे यहीं पर लॉक करके भाग जाता है। और फिर वो रानी को लेकर यमुना नदी को घुमाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर वो रानी को कुछ बातें बताता है कि जिन लोगों ने आज तक उसे धोखा दिया है, उन लोगों को उसने कभी भी माफ नहीं किया है। और साथ ही साथ अभिमन्यु अपने परिवार के बारे में कुछ चीजें बताता है कि उसने तो अपनी फैमिली तक को भी नहीं छोड़ा। मतलब कि यहाँ पर अभिमन्यु ने अपनी फैमिली को भी खुद से मार दिया था। वहाँ दूसरी तरफ ऋषु जो है वो उस जगह से बाहर निकल आया था। और रात को हम अभिमन्यु और रानी को देख पाते हैं और अभिमन्यु के घर पर ही हम दिनेश पंडित की बहुत सारी बुक को भी देख पाते हैं, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि अभिमन्यु भी दिनेश पंडित का बहुत बड़ा भक्त है और उसने भी दिनेश पंडित की कई सारी बुक पढ़ रखी है। तो प्लानिंग क्या करनी है रानी जो है वो उसी बुक के आधार पर करती है। लेकिन अब अभिमन्यु को भी उस बुक के बारे में मालूम चल गया था। तब यहाँ पर अचानक से अभिमन्यु उसके सर पर वार करता है, जिस वजह से रानी का सर टेबल से टकरा जाता है, जिस वजह से हमने रानी को फिल्म की शुरुआत में पुलिस स्टेशन में आता हुआ देख पाए थे, जहाँ पर कि वो पुलिस वाले से कह रही थी कि उसका पति उसे जान से मार देगा। और यहाँ पर रानी ने उन्हें बताया था कि ऋषु जिंदा है और अभिमन्यु से मार देगा। यहाँ पर रानी ने मोंटू चाचा को बता दिया था कि अभिमन्यु ने ही अपनी फैमिली को मारा है और वो 1 नंबर का साइको किलर है। जिसके बाद मोंटू चाचा इंस्पेक्टर किशोर के पास कॉल करते हैं। वो यहाँ पर उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इंस्पेक्टर किशोर के पास एक कॉल आता है और उन्हें यहाँ पर यमुना नदी के तट पर 2 लाशें मिलती है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये लाश शायद ऋषु और अभिमन्यु की होगी, इसलिए वो लोग यहाँ पर रानी को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जो 2 लोग मरे थे वो पूरी तरह से जल के मर चुके थे, इसलिए उनके बारे में कुछ भी पता लगाया नहीं जा सकता था। लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु का सूटकेस और पूनम की स्टिक थी, जिससे कि रानी को यहाँ पर मालूम चल गया था कि कौन 2 लोग मारे गए हैं, जिसमें पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रानी की वजह से हुआ है। इसलिए वो लोग रानी को अरेस्ट कर लेते हैं और लॉकअप में उसकी बुरी तरह से पिटाई करके उससे पूछताछ भी करते हैं। लेकिन रानी तो कुछ भी नहीं बताने वाली थी। अब यहाँ पर मोंटू चाचा जो है वो मीडिया में झूठी खबर फैला देते हैं कि लॉकअप में रानी की बुरी तरह से पिटाई हो रही है और ये सारी न्यूज कहीं न कहीं ऋषु ने भी देख ली थी। इसलिए अपने प्यार को बचाने के लिए वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें उसने कहा था कि वो पुलिस वालों को सरेंडर कर देगा, लेकिन इसके लिए उन्हें रानी को छोड़ना होगा। उसने कहा था कि आज रात 8 बजे वो रेलवे ब्रिज पर सरेंडर करने के लिए आएगा। वो कहता है कि जब वो ब्रिज पर रहेगा और रानी उसके पास सही सलामत आ जाएगी,
तो वो खुद को सरेंडर कर देगा। और यही सारी प्लानिंग मोंटू चाचा ने की थी। तो यहाँ पर मोंटू चाचा ने फिर से प्लानिंग कर ली थी कि जब रिशु जो है वो जब रेलवे ब्रिज पर आएगा तो उसकी पुलिस की टीम जो है वो उसे घेर लेगी। और अब रात होते ही रिशु जो है वो ट्रेन रोककर खुद को सरेंडर करने के लिए ट्रेन के आगे आता है। जिसके बाद मोंटू चाचा अकेले ही रानी को रिशु के पास भेज देते हैं। जैसे ही रानी रिशु के पास पहुंचती है तो वो रिशु से कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी मोंटू चाचा की पुलिस की टीम जो है वो उनके नजदीक पहुँचने लगी थी, लेकिन वो एक जगह पर रुक जाते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस वाला जो है वो आगे आता है और उन्हें मालूम चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि अभिमन्यु था। अभिमन्यु यहाँ पर रिशु से कहता है कि अगर रानी मेरी नहीं हो सकी तो वो किसी की भी नहीं होने देगा। वैसे भी वो धोखा देने वाले लोगों को नहीं छोड़ता। यहाँ पर उसने रानी के ऊपर गन तान दी थी, लेकिन तभी यहाँ पर रिशु और अभिमन्यु के बीच में झड़प हो जाती है और जो गन थी वो रानी के हाथ में लग चुकी थी। लेकिन तभी रानी के पैर फिसल जाने की वजह से रानी जो है वो ब्रिज से लटक जाती है। यहाँ पर ऋषि उसे बचाने की कोशिश कर रहा था तो वहीं अभिमन्यु जो है वो दोनों को ही नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। और यमुना नदी में तो वैसे ही खूनी मगरमच्छ तैर रहे थे, मतलब कि अगर उसमें कोई भी गिरा तो उसकी जान जाना तय है। लेकिन इस झड़प में कुछ ऐसा होता है कि तीनों ही यमुना नदी में गिर जाते हैं। पुलिस वाले तुरंत ही यहाँ पर जब आते हैं और वो यहाँ पर समझ चुके थे कि यहाँ से गिरने के बाद कोई भी इंसान नहीं बचता है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर मगरमच्छ तैर रहे थे। सर्च ऑपरेशन टीम को बुलाया जाता है और इन सभी को सर्च किया जाता है, लेकिन इनका कोई भी नामो निशान नहीं था। तो बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि केस को बंद कर देना चाहिए। लेकिन तभी मोंटू चाचा बताते हैं कि अभी ये केस बंद नहीं होगा, क्योंकि मोंटू चाचा को इन 3 लोगों के बारे में सब चीजें मालूम चल चुकी थी। वो कहते हैं कि अगर ये तीनों पकड़े जाते हैं तो उन तीनों को अरेस्ट करना होगा, और अगर ये बच जाते हैं और फिर जिंदगी जीते हैं तो ये लोग आजाद हैं। वो बताते हैं कि अभिमन्यु की क्लिनिक के सामने वाली शॉप से उन्हें सीसीटीवी कैमरे के द्वारा लल्लन नाम के एक सपेरे के बारे में मालूम चला है और अभिमन्यु और लल्लन ने मिलकर ही अभिमन्यु की फैमिली को मारा था। लेकिन बाद में लल्लन जो है वो अभिमन्यु को ब्लैक करने लगा था। सीसीटीवी कैमरे के द्वारा उन्होंने देखा कि एक दिन लल्लन जो है जब अभिमन्यु की क्लिनिक आया तो उसके बाद से वो कहीं दिखाई नहीं, मतलब कि लल्लन मारा गया था। जिसके बाद बात आती है पूनम की। तो पूनम को उस सीसीटीवी कैमरे के द्वारा ही देखा गया था कि वो यहाँ पर अभिमन्यु की क्लिनिक आई थी और वो यहाँ पर ऋषु से मिली, जिसके बाद से वो गायब है। और जो 2 लोग मारे गए थे जो कि लल्लन और पूनम थे। और अब क्योंकि अभिमन्यु बायोलॉजी का टॉपर था इसलिए उसे मालूम है कि मर्डर को कैसे दिखाना है, और डीएनए टेस्ट के द्वारा उन्हें मालूम चल चुका था कि इलाज जो है वो अभिमन्यु और ऋषि की तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद अभिमन्यु के घर के सीसीटीवी कैमरे फुटेज के द्वारा मालूम चला कि 7 बजे के आसपास अभिमन्यु और रानी जो है वो घर पहुंचे थे। 10 बजे के आसपास रानी जो है अबला नारी की तरह वो पुलिस स्टेशन पहुंची थी। तो रानी के यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर अभिमन्यु और ऋषि जो है वो एक स्कूटी से बाहर निकलते हैं। उस समय जब वो रात में थे तो उनके बीच जरूर कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। लेकिन एसीपी सर का मानना ये है कि तीनों ही यमुना नदी में गिरे थे और उनको मगरमच्छ ने खा लिया था, इसलिए इस केस को बंद कर देना चाहिए। जिसके बाद कुछ महीने के बाद हिमाचल प्रदेश का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम रानी को देख पाते हैं जो कि काफी उदास बैठी हुई थी। वो अपना इंसिडेंट याद करती है कि जब वो पानी से बाहर निकले थे तो रानी और अभिमन्यु ही बच पाए थे और ऋषि को मगरमच्छ ने खा लिया था। जिसके बाद वो लोग हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट हो गए थे और वहीं पर रहने लगे थे, जहाँ पर कि रानी जो है वो बच्चों को पढ़ाती है और वहीं पर अभिमन्यु का एक छोटा सा क्लिनिक है। जब यहाँ पर रानी बच्चों को पढ़ा रही होती है तब एक बच्चे की कॉपी में दिनेश पंडित की कुछ लाइनें लिखी थी और कहीं न कहीं ये लाइन शायद ऋषि ने ही लिखी थी। दूसरी तरफ हम बिहार में मोंटू चाचा को देख पाते हैं जिनके पास दिनेश पंडित की मगरमच्छ का शिकंजा वाली बुक पहुँचती है, जिसमें कि लिखा हुआ था कि किताब के सिर्फ और सिर्फ 3 कॉपी है। उसमें से एक कॉपी जो है वो उसके पास है और उस बुक को पढ़ने के बाद मालूम चलता है कि उन लोगों ने प्लानिंग कैसे बनाई थी। यानी कि जब रानी अरेस्ट हुई थी तब 3 दिनों में इन्होंने प्लान को तैयार कर लिया था। पहली रात को तो वो ब्रिज के पास यमुना नदी के पास बहुत सारा मांस लेकर जाएंगे और यमुना नदी में हर 2 किलोमीटर पर उन्होंने मांस को फेंक रखा था। उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि मगरमच्छ जो है वो हर 2 किलोमीटर पर मांस पकड़ने के लिए जाते हैं, जिससे कि वो और दूर जाते रहते हैं। और इसी तरह से तीसरी रात को वो सारा मांस लेकर आए थे और 12 किलोमीटर तक सारे मांस को फेंक दिया था, जिससे कि मगरमच्छ जो थे वो 12 किलोमीटर दूर थे। मतलब कि ब्रिज के पास अब कोई भी मगरमच्छ जो था वो मौजूद नहीं था। और फिर उस रात तीनों ने जैसे प्लानिंग की थी उसी तरह से तीनों ही ब्रिज से नीचे यमुना नदी में कूद चुके थे, क्योंकि अब नदी में कोई भी मगरमच्छ मौजूद नहीं था, इसलिए उन्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब और आखिरी पन्ने पे लिखा हुआ था कि कहानी रोमांचक लगी, मगर ये उससे भी ज्यादा रोमांचक है। इसलिए 20 मार्च को मोंटू चाचा को तोता मैना लवर्स पॉइंट पर बुलाया जाता है
और वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु के लंच बॉक्स में भी स्लिप निकलती है और उसे भी तोता मैना लवर्स पॉइंट पर बुलाया जाता है, जिसके बाद हमें तोता मैना लवर्स पॉइंट दिखाया जाता है जो कि काफी खतरनाक है। रानी जो है वो बिल्कुल किनारे पे खड़ी हुई थी। यहाँ से जस्ट नीचे जो है वो झरना बहता है और यहाँ पर रानी जो है वो अभिमन्यु से कहती है कि जब ऋषु की जान गई थी तो उसे ऐसा लगा था कि शायद वो अपनी जिंदगी में अब तुम्हारे साथ आगे बढ़ जाएगी, लेकिन उसे अब सब कुछ मालूम चल गया है कि उस रात क्या हुआ था। जब वो अभिमन्यु को सब कुछ बता रही होती है कि तभी यहाँ पर मोंटू चाचा भी आ चुके थे और यहाँ पर उस रात के बारे में बताया जाता है। दरअसल में उस रात रानी और अभिमन्यु साथ में थे, तो यहाँ पर अचानक से ही ऋषु आ गया था और उसे देखकर यहाँ पर रानी का अचानक से ही पैर फिसल गया था, जिस वजह से उसका सर जो है वो टेबल से टकरा गया था। जब उसे होश आया तो उन तीनों ने प्लान बनाया। यहाँ पर अभिमन्यु ने उन्हें मगरमच्छ की शिकंजे वाली बुक के बारे में बताया था। आखिर हम इस बुक के हिसाब से चले तो हम तीनों की जान बच सकती है और हमारे ऐसे करने के बाद हम आजाद हो सकते हैं। और इसी तरह से वो तीनों नदी के अंदर कूदे थे, लेकिन ऋषु को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसका हाथ नकली था। यहाँ पर अभिमन्यु ने मौका देखकर जब मगरमच्छ आ रही थी तो उसने ऋषु का नकली हाथ निकाल दिया था, जिस वजह से यहाँ पर ऋषु को मगरमच्छ ने खा लिया था। रानी को ऐसा लगा था कि इसमें शायद अभिमन्यु की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से अभिमन्यु की गलती थी। तब यहाँ पर रानी कहती है कि अगर वो ऋषु की नहीं हो सकी तो वो उसकी भी नहीं होगी, जिसके बाद इसी लवर पॉइंट से कूदकर अपनी जान दे देती है और वहाँ से नीचे कूद जाती है। जिसके बाद में मोंटू चाचा ने यहाँ पर अभिमन्यु को अरेस्ट कर लिया था। वो लोग फ्लाइट से उसे वापस ले जाने वाले थे। यहाँ पर अभिमन्यु कहता है कि उन्हें उनकी लाश नहीं मिली होगी, उसे मालूम है कि रानी की लाश नहीं मिलेगी। तब एक और सीन दिखाया जाता है जब ऋषु का हाथ निकल गया था तो उसने उस हाथ को मगरमच्छ के मुंह में लगा दिया था, जिस वजह से यहाँ पर ऋषु जो है वो सही सलामत भाग गया था। और उस दिन बच्चे की कॉपी में दिनेश पंडित की जो लाइनें लिखी हुई थी वो ऋषु ने ही लिखी थी, क्योंकि ऋषु अभी भी जिंदा था। जिसके बाद मालूम चलता है कि इस लवर पॉइंट से उस झरने के द्वारा रानी जो है वो नीचे तो गिर गई थी, लेकिन वो मरी नहीं थी और वो सही सलामत बच गई थी। वो यहाँ से नदी के द्वारा जो है वो कोने पर आ जाती है और कोने पर उसे ऋषु मिलता है और एक बार फिर से वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज रिवील होती है और मालूम चलता है कि दिनेश पंडित दरअसल में अभिमन्यु के पिताजी हैं। और इसी के साथ वीडियो जो है वो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।